हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिंदी का अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत के जो बुक है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने वाली हूँ। पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स कवर कराने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इससे रिलेटेड अगर आप पूरे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं टाइम टू टाइम और आपको पैटर्न वगैरह भी बता सकूं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी जो बुक है जनरल इलेक्टिव की अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि ना ही इसकी बुक मिली है और ना ही इसकी पोर्टल पर अवेलेबल है बुक। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसी टॉपिक्स में ही हैं तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये क्वेश्चंस कवर कर लेंगे तो एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से आप दे सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद की आवश्यकता बतानी है। भाषाई परिदृश्य मतलब कि भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ। परिदृश्य का मतलब क्या होता है? भाषाई का मतलब तो यही होता है लैंग्वेज, और परिदृश्य का मतलब होता है लैंडस्केप, मतलब यहाँ उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और कब शुरू हुई थी इसकी उत्पत्ति, भाषा लैंग्वेज बोलना कब से स्टार्ट किया था, ये चीज़। और अनुवाद ट्रांसलेशन जिसे बोलते हैं, ट्रांसलेट करना किसी चीज़ को, मतलब कि एक वर्ड को किसी और लैंग्वेज में परिवर्तन करना, मतलब उसको उसी लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज में से एक्सप्लेन करना। अनुवाद का मतलब ये होता है, इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रांसलेट। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व बताना है इसमें। पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले यही करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है यूनिट 1 में ही कि अनुवाद का स्वरूप बताना है। अनुवाद के स्वरूप हैं 2 प्रकार के, एक में आता है सीमित स्वरूप और दूसरे में आता है व्यापक स्वरूप। ये 2 मैं टॉपिक अभी कवर करवा दूंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा मेरी, मैं आपको पूरा इसमें कवर करवा दूंगी यूनिट 1 और यूनिट 2। और इसके प्रकार भी बताने हैं कि अनुवाद के क्या क्या प्रकार हैं। और थर्ड क्वेश्चन आता है, अनुवाद की प्रक्रिया क्या है। अनुवाद की प्रक्रिया 5 प्रकार, इसकी प्रक्रिया में 5 चरण बताए गए हैं, तो मैं वो भी आपको उसमें पूरा कवर कर दूंगी कि क्या क्या है। यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रयुक्ति के बारे में, और प्रयुक्ति की अवधारणा बतानी है और विविध प्रयुक्ति क्षेत्र, इसके क्षेत्र क्या क्या हैं और अनुवाद का व्यावसायिक संभावनाएं क्या क्या हैं। अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाओं में ये आ सकता है कि जो अनुवाद की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। व्यावसायिक संभावनाएं मतलब करियर क्या क्या बना सकते हैं हम अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके किसी भी वर्ड को, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम क्या क्या इसमें करियर बना सकते हैं हम। ये भी मैं इसका टॉपिक आज इसमें कवर कर दूँगी सेकेंड यूनिट में। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सृजनात्मक साहित्य क्या होता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक साहित्य किसे बोला जाता है और इसका स्वरूप बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद व्यवहार। अनुवाद व्यवहार मतलब कि अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, वो सब इसमें एक क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, कि मतलब इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उसको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि हर वर्ड का हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें। तो ये प्रीवियस ईयर में भी आया था क्वेश्चन कि मतलब हिंदी टू इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये इसी टॉपिक में से आया था। वैज्ञानिक अनुवाद क्या होता है और उसकी विशेषता और समस्या क्या क्या है। वैज्ञानिक रूप से क्या क्या अनुवाद हो सकता है और इसकी जो तकनीकी ही उपाय हैं वो सब इसमें थर्ड यूनिट में इसमें कवर करना है। फोर्थ यूनिट में आता है जनसंचार। जनसंचार का मतलब क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं जनसंचार के, इसके रूप और प्रभाव भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं पूरा ही इसी में कवर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रशासनिक अनुवाद। इसका स्वरूप बताना है और प्रशासनिक अनुवाद की क्या क्या समस्याएं आती है और उसके वो तत्व भी हैं बहुत सारे, तो मैं ये भी आपको कवर कर दूंगी। और बैंकिंग अनुवाद फिर आता है थर्ड क्वेश्चन में से, जो फोर्थ यूनिट है उसमें थर्ड चैप्टर में से ये आता है कि बैंकिंग अनुवाद के बारे में बताना है। और बैंक में आने वाली अनुवाद में
बैंकिंग अनुवाद में ये है कि बैंक में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए अनुवाद की क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है। वहाँ पे बैंक में काम करने वाले वर्कर्स हैं, बैंक में क्या ज़रूरत पड़ती है अनुवाद करने की, किसी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसमें आने वाली समस्याएं भी क्या क्या हैं, और हिंदी का प्रयोग इस प्रकार से किस प्रकार से किया जाता है उसमें, ये सब बताने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि विधि अनुवाद के प्रकार क्या है। विधि अनुवाद सबसे लास्ट टॉपिक है कि विधि अनुवाद होता क्या है और इसके प्रकार भी बताने हैं, और विधि अनुवाद में आने वाली जो समस्याएं हैं वो भी इसमें बताना है। तो ये 4 यूनिट्स हैं, इसमें 4 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन, 7 2 9 और ये 3, ये टोटली 12 क्वेश्चन है जो आपको पूरा कवर करना है। तो मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अभी बता देती हूँ क्या क्या है। पहला टॉपिक है अनुवाद। अनुवाद को पहले जान लेते हैं कि अनुवाद होता क्या है। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। मतलब कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको बोलना या लिखना, लिखी हुई कोई भी बात होती है उसको दूसरी भाषा में परिवर्तन करना, उसको चेंज करना, मतलब उसको चेंज करना, इसमें अनुवाद कहलाता है। पहला डेफिनेशन ये है। अनुवाद का कार्य देखा जाए तो वो बहुत पुराने समय से होता आया है। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि अनुवाद किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे इसको बोला गया है। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग किया गया था शिष्य द्वारा गुरु की बात को दोहराए जाने, पुनः कथन समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन आवृत्ति जैसी कई संदर्भों में किया गया है। मतलब कि संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग जब किया गया था एक प्रकार से शिष्य द्वारा गुरु की बात को दोहराए जाने के रूप में इनको देखा गया था। संस्कृत के वद धातु है वद, जिसमें अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। अनुवाद शब्द का निर्माण वद धातु से हुआ है। वद का अर्थ होता है बोलना। वद धातु में अ लगाया है जिसकी वजह से मतलब प्रत्यय जोड़ देने से उसमें वाद बन गया। ये मतलब कि उसमें आ जोड़ा तो वद से ये वाद बन गया, जिसका अर्थ है कहने की क्रिया या कोई भी कही हुई बात। वाद में अनुपसर्ग जोड़ दिया। उपसर्ग होता है आगे कोई चीज़ जोड़ना, कोई भी अक्षर जो होता है जोड़ना, उसमें जोड़कर अनुवाद शब्द बना, जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना। प्राप्त कथन को पुनः कहना मतलब जो हमने बात कही है उसको दोबारा से दोहराना, अनुवाद इसका मतलब है। ये समझ में आ गया। इसका आता है, इसका प्रयोग पहली बार मोनियर विलियम्स ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में किया था। सबसे पहले जो है मोनियर विलियम्स जो है, इन्होंने अंग्रेजी के ट्रांसलेशन जो वर्ड है उसी का ही पर्यायवाची इसमें लिया था, जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। इसके बाद ही जो अनुवाद है उसका शब्द प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति के संदर्भ में किया गया था। इसी के बाद जब इन्होंने ये शब्द का यूज़ किया था तो उसी के बाद ही ये जो अनुवाद शब्द है एक भाषा को दूसरी भाषा की तरफ एक सामग्री के रूप में इन्हें देखा गया। वास्तव में अनुवाद जो है भाषा के इंद्रधनुषी रूप की पहचान का समर्थन मार्ग है। अनुवाद की अनिवार्यता को किसी भाषा की समृद्धि का शोर मचाकर टाला नहीं जा सकता और न अनुवाद की बहुकोशीय उपयोगिता से इनकार किया जा सकता है। अनुवाद शब्द का मतलब स्वीकृति अर्थ इसमें यह बताया गया है कि भाषा की विचार सामग्री को दूसरी भाषा में पहुंचाना, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अनुवाद के लिए हिंदी में उल्था का प्रचलन भी है। उल्था मतलब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रचलन भी है। उल्था जिसे बोला जाता है हिंदी में, जिसे हिंदी में लिप्यंतरण कहा जाता है। अनुवाद और लिप्यंतरण का अंतर इस उदाहरण से स्पष्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दे रखा है कि उसके सपने सच हुए, हिज ड्रीम्स बिकेम ट्रू। ये अनुवाद है, जो ट्रांसलेट किया उसके सपने सच हुए, हम इसे उसमें लिखते हैं। हिंदी में तो लैंग्वेज होती है अलग से, लेकिन हम उसे इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं हिंदी लैंग्वेज को, तो उसे बोला जाता है लिप्यंतरण। इससे स्पष्ट है कि अनुवाद में हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है, जबकि लिप्यंतरण में नागरी लिपि में लिखी गई बात को मात्र रोमन लिपि में रख दिया गया है। अब आता है कि अनुवाद का विस्तार किस प्रकार से हुआ, या इसको ये बोल सकते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता क्या आवश्यकता है, अनुवाद की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि अनुवाद का विस्तार किस प्रकार से हुआ। ये भी इसमें मैं बताती हूँ कि क्या होता है। आज सारे विश्व में अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव किसी न किसी रूप में आवश्यक किया जाता है, क्योंकि
जो अनुवाद है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देखी गई है पूरे वर्ल्ड में। विभिन्न भाषा भाषी समुदायों के बीच जितने भी जो संप्रेषण प्रक्रिया है उसका महत्वपूर्ण घटक बनकर अनुवाद हमारे सामने आता है। भाषा भाषी समुदाय मतलब ये कि विभिन्न प्रकार के जो भाषाएं बोली जाती है देश में, वर्ल्ड में जो बोली जाती है, उनके बीच संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसे बोला जाता है, वो एक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक बनकर ये सामने आती है। एक प्रकार से अनुवाद के ये सामने आती है। आज संसार के किसी भी देश में कोई नई खोज होती है या कोई नया विचार सामने आता है तो वह हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी सूचना जल्दी से जल्दी वह अपनी भाषा के माध्यम से अपने देशवासियों को दे सके, क्योंकि हर कोई यही चाहता है। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर नज़र आती है तो वो ये सोचता है कि अपनी लैंग्वेज में हम जल्द से जल्द अपनी जो देशवासी या कोई व्यक्ति की तरफ हम इसे बताएं ज़रूर। तो जिस प्रकार प्रत्येक भाषा संरचना अपने में विशिष्ट होती है, उसी तरह से उस भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी विशिष्ट होता है। अनुवाद दो भाषाओं को ही निकट लाने का कार्य नहीं करता, बल्कि दो भिन्न संस्कृतियों को भी परस्पर निकट ले आता है। मतलब कि जो प्रत्येक भाषा संरचना है, जितनी भी प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं, वो एक प्रकार से अपने में ही एक स्पेशल होती है। उसी तरह से जो भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है उसका भाषा का जो लैंग्वेज है उसका, तो वो भी एक विशिष्ट ही होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेशल ही होता है। अनुवाद सिर्फ दो लैंग्वेजेस को ही निकट नहीं लाती है, मतलब कि दो लैंग्वेजेस को ही एक दूसरे से नहीं मिलाती है, बल्कि दो भिन्न संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ती है। अनुवाद के माध्यम से हम विश्व साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। विश्व साहित्य मतलब कि जो वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उसकी वजह से हम अनुवाद के ज़रिए उस चीज़ को हम जान सकते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ था। ये एग्जाम्पल के तौर पे भी दे रखा है कि पंचतंत्र एक बुक का नाम है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई थी, तो उसका अनुवाद भी अलग अलग लैंग्वेजेस में हुआ। इसी बिहाफ पे पूरे वर्ल्ड में ये बुक छाई थी और इन्हीं कहानियों ने आगे चलकर एशिया और यूरोप के कथा साहित्य को प्रभावित किया था। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से वहाँ के अनेक नाटककार अपने अपने ढंग से प्रभावित भी हुए थे। इसी प्रकार देखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हिंदी के एक प्रसिद्ध रूसी विद्वान जो है वारानिकोव ने रामचरितमानस का अनुवाद रूसी भाषा में करके एक अद्भुत कार्य ही नहीं किया था, बल्कि इस अनुवाद ने साहित्य, संस्कार, धर्म, दर्शन आदि के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा भी करी थी। इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में भी इसमें बता रखा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके आसपास हिंदी के जो एक रूसी विद्वान थे, उन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद भी किया था रूसी लैंग्वेज में, और विश्व के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें ये अनुवाद किया, ये चीज़ फेमस हुई थी, इनकी जो बुक ही थी। और इसी बिहाफ पे, इसी अनुवाद के ज़रिए उन्होंने साहित्य, संस्कार, धर्म, दर्शन ये जो है देश के बताए थे। शताब्दी में आकर तो अनुवाद हमारी अनिवार्यता ही बन गया है, क्योंकि जब तक बिना अनुवाद किए हम किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किए हम एक देश की लैंग्वेज दूसरे देश में नहीं बोल सकते हैं। और रही बात हमारी खुद का, अगर देखा जाए तो खुद का जो देश है भारत, उसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अगर वो उन भाषाओं में अनुवाद करके नहीं अपनी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, अपनी बातों को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो विश्व के या देश के कोने कोने तक अपनी जो बात है, अपनी बातों का प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे भी देखी गई है। और विभिन्न राष्ट्रों के बीच नित्य नए नए तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहे हैं इसी के बिहाफ पर, क्योंकि देश में आपसी संबंध तभी हो पाते हैं जब इनके बीच में अलग अलग लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट किए जाते हैं वर्ड्स को, लैंग्वेजेस को, और जो नित्य है वो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, संबंध पत्र दोनों देशों की भाषाओं में तैयार किए जाते हैं, ताकि दोनों देशों की भाषाएं जो है मिल जाएं, आपस में मिल जाएं, और पता रहे दोनों को कि कौन सी लैंग्वेज में क्या लिखा है और क्या निर्णय लिया गया है। यह सब कार्य जो है वो अनुवाद के ही माध्यम से हो पाता है। और यूएनओ में भी एक जो भी वक्तव्य जो पढ़ा जाता है उसका अनुवाद तुरंत ही विश्व की अनेक भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है। वक्तव्य पढ़ा जाता है मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं यूएनओ में, उसका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में मतलब उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जो विश्व के अलग अलग जो जितनी भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं वो इस लैंग्वेज को समझ सके और इनके दिए हुए उद्देश्य पर
खरा उतर सके। कहने का तात्पर्य यही है कि आज विश्व मंच पर अनुवाद की कितनी महत्ता है हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अनुवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, अभी लैंग्वेज भारत में भी बोली जाती है, बहुभाषा भाषी देश है जैसे बोला जाता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस भारत में बोली जाती हैं, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन विभिन्न भाषा भाषी भारतीयों के बीच भावनात्मक एकता बनाए रखने के लिए तो अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके बीच में भावात्मक एकता बनाने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कानून, प्रशासन, चिकित्सा, वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, दूरसंचार आदि के क्षेत्र में भी सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे रखने के कार्य में अनुवाद की बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये वर्क ही नहीं कर पाएंगे अगर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अगर वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तो। नेक्स्ट आता है गोपीनाथन 1975 से 1815 तक होगा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक ऐसा सेतु बंधन का कार्य है जिसके बिना विश्व संस्कृति का विकास संभव नहीं है। एक प्रकार से एक बंधन का नाम बोला गया है कि बंधन का कार्य करता है ये एक प्रकार से, जिसके बिना जो विश्व की संस्कृति है वो उसका विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। अनुवाद के द्वारा हम मानव के इस विश्व कुटुंब में संपूर्ण एकता और समझदारी की भावना विकसित कर सकते हैं, मैत्री और भाईचारे को विकसित कर सकते हैं, गुटबंदी, संकुचित प्रांतीयतावाद आदि से मुक्त होकर मानवीय एकता के मूल बिंदु तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि गुटबंदी वगैरह जो बनाए जाते हैं, गुटों का निर्माण किया जाता है विभिन्न देशों के बीच में, और ये गुटों का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि जो इसके अगेंस्ट जो देश हैं, इन गुटों से अलग जो देश होते हैं उनके लिए घृणा की भावना रखना, मतलब कि बहुत असंतोष की भावना रखना, इसलिए ये गुटबंदी बनाई जाती है। इस चीज़ से मुक्त होकर एक प्रकार से मानवीय एकता का विकास करता है। क्योंकि अनुवादक दो अलग अलग भाषा समाज के लोगों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, अनुवाद का महत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ये तो साफ पता लगता है क्योंकि दो अलग अलग लैंग्वेजेस का समाज के लोगों तक ये लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके उन्हें बताया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है, या उनको जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है उन तक बात पहुँचाई जाती है। तो इससे तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि अनुवाद की कितनी इम्पोर्टेंस है। आज संप्रेषण जो है व्यापार के विभिन्न संदर्भों के बीच अनुवाद एक महत्वपूर्ण घटक बनकर हमारे सामने आ गया है। संसार का हर छोटा बड़ा देश जो है दूसरे देश के से जुड़ना चाहता है और इस जुड़ाव में अनुवाद की विशिष्ट भूमिका दिखाई देती है, क्योंकि जो छोटे छोटे देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, वो विकसित देशों से जुड़ना चाहते हैं क्यों, ताकि वो अपने उन देशों से मदद लेकर अपने देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक स्थिति जो है उसको ठीक कर सके। इसीलिए तो हर कोई चाहता है कि उससे जुड़ना, नए बड़े बड़े देशों से जुड़ना, और इस जुड़ाव में अनुवाद की ज़रूरत है, क्योंकि एक देश जब तक दूसरी देश की लैंग्वेज को नहीं समझेगा और अपनी देश की लैंग्वेज को नहीं समझा पाएगा तो इनके बीच में जो संबंध है वो बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो अनुवाद है अपने प्रयोजन में बहुआयामी बन चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें देखी गई है। अब आता है कि अनुवाद के स्वरूप क्या क्या हैं। दो प्रकार के स्वरूप, जैसे कि मैंने बताया कि व्यापक संदर्भ में भी देखा गया है कि अनुवाद को क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन देखी गई है। स्वरूप का मतलब होता है हम इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सीमित संदर्भ में भी है और व्यापक संदर्भ में भी है। तो व्यापक संदर्भ में पहले जान लेते हैं कि क्या है। कि अनुवाद की परिभाषा तथा अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताया गया था कि अनुवाद में अर्थ को एक भाषा पाठ से दूसरी भाषा के पाठ में अंतरित किया जाता है, परंतु ये अनुवाद का सीमित संदर्भ है। सीमित संदर्भ में इसे बोला गया है, सीमित संदर्भ में ये बोला गया है कि अनुवाद में जो अर्थ है उसको एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ अंतरित करना मतलब कन्वर्ट करना, परंतु ये अनुवाद का सीमित संदर्भ है। व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं हम इसे, व्यापक संदर्भ में ये माना जाता है कि दो भिन्न प्रतीक व्यवस्था के बीच होने वाला अर्थ का अंतरण ही अनुवाद है। मतलब कि व्यापक संदर्भ में ये बोला गया है कि जो दो अलग अलग प्रतीक व्यवस्था है उसके बीच होने वाला जो अर्थ है उसका अंतरण ही, उसका जो कन्वर्ट होता है
को ही अनुवाद कहा जाता है। इसका अर्थ ये बताया गया है कि अनुवाद के अंतर्गत एक प्रतीक व्यवस्था में कही गई बात है। प्रतीक व्यवस्था मतलब बिल्कुल क्लियरिटी में ये बात कही गई है, उसको बिना अर्थ परिवर्तन किए, उसको बिना मीनिंग, मतलब उसको जैसे हम जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उसको मीनिंग्स के साथ उसको कन्वर्ट करने के बजाय दूसरी प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि एक लैंग्वेज जो हमने बोली उसको उसका अर्थ स्पष्ट किए बिना ही दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना ही इसे अनुवाद बोला गया है। इससे यहाँ यह माना जाता है कि अनुवाद अर्थ या कथ्य का प्रतीकांतरण दो प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच होने वाला अंतरण व्यापार है। दो प्रतीक व्यवस्थाएं जो होती हैं इनके बीच में होने वाला एक कन्वर्ट, इसे बोला गया है कि कन्वर्ट होता है अनुवाद का अर्थ इसे बोला गया है। जब अनुवाद को प्रतीकांतरण के रूप में लिया जाता है तो अनुवाद का स्वरूप समझने के लिए प्रतीक सिद्धांतों, प्रतीक की संकल्पना आदि सभी को समझना पड़ता है। अर्थात यह अनुवाद को प्रतीक विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में लिया जाता है। अनुवाद को एक तरीके से प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्रतीक का मतलब होता है साइन के रूप में देखा जाता है। एक प्रकार से इसकी संकल्पना भी समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि अनुवाद को प्रतीक विज्ञान के सिद्धांत के संदर्भ में लिया जाता है। तो ये पूरा अनुवाद का जो व्यापक संदर्भ है वो बता दिया। अब आता है अनुवाद का जो सीमित स्वरूप है। सीमित स्वरूप में आता है कि अनुवाद को सीमित संदर्भों में देखने वाली दृष्टि यह मानकर चलती है कि अनुवाद दो भिन्न भाषाओं के बीच होने वाला यह व्यापार है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ या कथ्य का अंतरण किया जाता है। मतलब कि एक प्रकार से अनुवाद को सीमित संदर्भों में देखने वाली दृष्टि, अनुवाद को सीमित संदर्भों में देखने वाली दृष्टि, मैंने बताया व्यापक संदर्भ में अनुवाद का। अब इसमें आता है सीमित संदर्भ में अगर देखने वाली, ये मानकर चलती है कि अनुवाद दो भाषाओं का व्यापार है, दो भाषाओं के बीच होने वाला व्यापार है जिसमें एक भाषा को दूसरी भाषा में अर्थ और कथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि सीमित संदर्भों में अनुवाद को भाषांतरण एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ का अंतरण के रूप में ग्रहण किया जाता है। मतलब कि जो सीमित संदर्भों में ये देखा गया है भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ के साथ उसको कन्वर्ट करना, अंतरण के रूप में, अंतरण मतलब कन्वर्ट करना, उसको किया जाता है। मतलब कि उसमें बताया था व्यापक संदर्भ में कि बिना कन्वर्ट किए ही उस वर्ड को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, मगर जो भाषा है इसमें भाषा को अर्थ के साथ उसको ग्रहण करना कि उसका मीनिंग समझ में आए दूसरों को और उसके बाद कन्वर्ट करना। जब अनुवाद को भाषांतरण के रूप में लिया जाता है तो ये मानकर चला जाता है कि अनुवाद पर भाषा विज्ञान के सिद्धांत लागू होते हैं। भाषांतरण के रूप में अगर देखा गया कि भाषा का जो ट्रांसलेट होता है, भाषा को चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसके रूप में अगर इसे देखा गया है तो अनुवाद पर भाषा विज्ञान के सिद्धांत लागू होते हैं। जो भाषा विज्ञान है उसके जो सिद्धांत हैं उसको लागू होते हैं। जैसे कि वैसे कहा जाता है, अतः अनुवाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों को आधार बनाकर चलना होता है। भाषा विज्ञान जो है, जो लैंग्वेज की जो साइंस है उसके सिद्धांतों को देखा जाता है। तो मतलब ये है कि जो या तो जो अनुवाद है या तो प्रतीक सिद्धांतों का अनुप्रयोगात्मक रूप है या भाषा सिद्धांतों का अनुवाद है। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें प्रतीक विज्ञान को और जो भाषा विज्ञान है उनको समझना बहुत ज़्यादा, जो इनके सिद्धांत हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है कि अनुवाद की प्रक्रिया क्या है। जो भारतीय विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन्होंने अपनी पुस्तक में अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और प्रविधि, इनकी बुक का नाम है, उनकी पुस्तक का नाम है, इन्होंने 5 प्रकार की जो 5 मतलब उसके चरण बताए गए हैं, जिसमें आता है विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन, अनुदित पाठ का समायोजन और मूल पाठ से तुलना भी आवश्यक है। इन्होंने ये सब बताया है। तो ये एक भारतीय विद्वान हैं। इसके अलावा भी जो फॉरेनर्स होते हैं, 2 विद्वान जो हैं, उन्होंने भी इसकी जो प्रक्रिया है वो बताया है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। तो डॉक्टर भोलानाथ ने इसकी प्रक्रिया बताई है, पाठ पठन, पाठ का विश्लेषण, भाषांतरण जो उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी लैंग्वेज में, समायोजन और मूल से तुलना।
अनुवाद की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर चर्चा करते हुए हमने ये अनुभव किया कि विभिन्न अनुवाद चिंतकों द्वारा बताए गए अनुवाद प्रक्रिया के चरणों में काफ़ी हद तक समानता भी देखी गई है। तो 5 चरण मैं बता देती हूँ। पहला है पाठ का अध्ययन। जब अनुवाद करते हैं सबसे पहले पाठ का अध्ययन किया जाता है। अनुवाद करते समय इन सभी चरणों पर अनुवादक को विचार करना होता है। मतलब कि जिस वर्ड को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना होता है, उसका अध्ययन करना होता है, उस पर स्टडी करनी होती है। सबसे पहले मूल पाठ को समग्रता से पढ़ा जाता है। समग्रता मतलब जो उसे पढ़ा जाता है अच्छे से पहले स्टडी करी जाती है पूरी बात को कि किस चीज़ को कन्वर्ट किया जा रहा है, और इस समग्रता के भीतर अनुवादक मूल पाठ की वस्तु जो वस्तु है उससे रिलेटेड उसकी जो प्रकृति है, उसका उद्देश्य है, उसको समझने का सबसे पहले प्रयत्न करते हैं। उसके बाद ही तो कन्वर्ट होती है कोई भी चीज़। हम पहले उस चीज़ को स्टडी करते हैं। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि सृजनात्मक साहित्य की जो भाषा है वो गैर सृजनात्मक भाषा से पूर्णतः भिन्न और गहन अर्थ संपन्न होती है। तात्पर्य यह है कि यहाँ विचार के साथ भावों का भी सामंजस्य होता है। मतलब कि जहाँ पे विचार व्यक्त किए जाते हैं उनके साथ उनकी जो भावनाएं हैं वो भी नज़र आनी होती है। तो यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसलिए अनुवादक के लिए बहुत गंभीरता से इसका अध्ययन किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो अनुवादक है, जो अनुवाद कर रहा है, जो ट्रांसलेट कर रहा है, उसको इस चीज़ पर स्टडी करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। यह भी संभव है कि अर्थ के जितने स्तर मूल रचनाकार ने दिए हों उतना जतन करने पर भी अनुवादक उन अर्थ स्तरों तक ना पहुंच पाए। और ये संभव भी है कि जो लेखक है उससे बेहतर जो अर्थ है, अर्थ अच्छाओं मतलब जो उसको कन्वर्ट करता है, उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसका जो मीनिंग निकालता है उसको ढूंढ निकाले, उसको बोला जाता है अर्थ अच्छाओं को ढूंढ निकाले। और ऐसी स्थिति में कई बार अनुवाद मूल रूप से ही बेहतर बन पड़ता है, किंतु ऐसे करते समय अनुवादक को अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद अनुवादक पाठ का विश्लेषण करते हैं। पहले तो पूरी जो अनुवाद कर रहा है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, उसको सबसे पहले ये इस चीज़ को पढ़ा जाता है अच्छे से। उसको पढ़ने के बाद इसका विश्लेषण होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ गलती हुई है। अब आता है पाठ का विश्लेषण कि पाठ विश्लेषण के चरण में अनुवादक अनुवाद की प्रक्रिया को तय करते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया को सबसे पहले तय किया जाता है और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया आंतरिक होती है जिसमें अनुवादक एक मनोस्थिति स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इसी चरण के अंतर्गत अनुवादक को यह भी तय करना होता है कि अनुवादक की भाषा क्या हो। मतलब कि विश्लेषण किया जाता है, पहले तो स्टडी कर ली उस लैंग्वेज को कि क्या किस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है, उसके बारे में पता लगाना होता है। उसके बाद ही हमें उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको पहले चेक किया जाता है किस लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना है। अर्थात अनुवादक के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वे किसके लिए अनुवाद कर रहे हैं, मतलब उनका अनुवाद करने का क्या उद्देश्य है, वो किसके लिए अनुवाद कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में अनुवाद कर रहे हैं, यानी उस अनुवादक का ग्राहक कौन है। और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह है कि यदि अनुवादक शेक्सपियर का अनुवाद कर रहे हैं या फिर कालिदास की किसी रचना का अनुवाद कर रहे हैं तो उसकी भाषा क्या होगी। किसी दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करते हैं, हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करते हैं तो उसको पहले चेक किया जाता है कि किस लैंग्वेज में अनुवाद करना है, उसी के बिहाफ पर यह देखा जाता है, अनुवाद किया जाता है। क्या वह वैसी ही शस्त्र सम्मत भाषा होगी या फिर उसे समय अनुसार बदलना होगा। पाठ की आयु, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकता आदि सभी बिंदुओं पर भी विचार किया जाता है कि उस पाठ को ट्रांसलेट करने पर उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो किस प्रकार से उसको हैंडल किया जा सकता है। कई बार अनुवाद करने का उद्देश्य केवल वस्तु तक सीमित होता है, लेकिन ये विस्तृत होकर कई बार उसे शिल्प, उसकी भाषा के प्रति इतनी ही गंभीर होता है। यही अनुवादक को यह भी तय करना होता है कि अनुदेय कृति की विधा के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, उसके अनुसार ही उनके अनुवाद की नीति तय करनी होती है। उसको देखना होता है इस चीज़ के लिए कि क्या मेंटालिटी है उस बिहाफ पे, उसको देखा जाता है पहले, उसके बाद ही अनुवाद को किया जाता है दूसरी लैंग्वेज में। उसके बाद आता है भाषांतरण। तीसरा आता है जिसमें अनुवादक मूल भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में अंतरित करते हैं। यह विश्लेषण के ठीक बाद का चरण है।
जिसके तहत अनुवादक तय रणनीति के अनुसार पाठ का भाषांतरण करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत सभी भाषा का चयन किया जाता है, सही वाक्य संरचना और भाषा का अपना मुहावरा, कथ्य के साथ जो न्याय है आदि विभिन्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। मतलब कि भाषांतरण मतलब कि इसमें ये देखा जाता है, अनुवादक सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करना है। इसकी जो भाषा पहले सबसे पहले जो अनुवादक है, जो अनुवाद कर रहा है, उसे अनुवादक कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो अनुवादक है वो सबसे पहले भाषा को चूज़ करता है कि किस लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करना है, और उसकी जो सेंटेंस वाक्य संरचना मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होता है, किस लैंग्वेज में किस उसके सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, वो सब पे ध्यान देता है। और भाषा का अपना एक मुहावरा होता है, मतलब कि किस प्रकार से जो उसमें कुछ वर्ड्स वगैरह ऐड करने होते हैं, उन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। और कथ्य के साथ न्याय आदि विभिन्न बिंदुओं पर भी देखा जाता है कि क्या फैक्ट है उस चीज़ का, तो उसी को भी थोड़े से एडिट वगैरह करने पर भी ये ध्यान देते हैं। ये वास्तव में एक जटिल चरण है जिसमें अनुवादक भाषा प्रतीकों, संवेदनाओं, अर्थच्छाओं आदि के सभी प्रयोग की समस्या से जूझते हैं। भोलानाथ तिवारी डॉक्टर, जिन्होंने ये इनके 3 प्रकार का हो सकता है जिसमें बताया है, किसी इकाई का समान इकाई में, जिसे शब्द शब्द, पदबंध पदबंध, उपवाक्य उपवाक्य, वाक्य वाक्य, वाक्यबंध अंतरण कह सकते हैं। मतलब कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एज इट इज़ उसको ट्रांसलेट किया जाता है। जो वर्ड टू वर्ड हम बोलते हैं, जो लैंग्वेज हम हिंदी में बोलते हैं, वो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाती है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि बड़ी इकाई छोटी इकाई, जैसे उपवाक्य हो गया या पदबंध हो गया। हाँ, तीसरी इकाई में ये बताया गया है छोटी इकाई या बड़ी इकाई, मतलब कि छोटे वर्ड्स भी कुछ यूज़ किए जाते हैं, कहीं में कुछ बड़े वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। 3 प्रकार की इसमें देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट चरण आता है इसका प्रतिस्थापन। इसका अगला चरण है प्रतिस्थापन। ये भाषांतरण के बाद और कहे तो लगभग 7 की ही प्रक्रिया है, मतलब भाषांतरण के साथ भी एक प्रक्रिया देखी गई है जिसके तहत ये बताया गया है स्रोत भाषा की जो वाक्य संरचना है, मतलब जो स्टार्टिंग जो लैंग्वेज है, जो हम बोलते हैं, जिस लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं किया गया था, बल्कि जो स्रोत भाषा जिस लैंग्वेज में होती है उसकी संरचना देखी जाती है, उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसका पदबंध देखा जाता है, क्या उसकी पहुंच है, प्रवाह देखा जाता है, अर्थ, शब्द संगति आदि को लक्ष्य भाषा के पाठ में रखकर तो देखते हैं ही हैं, साथ ही दोनों भाषाओं की संस्कृतियों के साथ न्याय हो पाया है या नहीं, ये भी देखना यहाँ आवश्यक हो जाता है। मतलब कि लक्ष्य भाषा मतलब होता है कि जिस लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लक्ष्य भाषा उसे बोला जाता है। और जो स्रोत भाषा है जिस लैंग्वेज में हो चुकी हो, मतलब कि जिस लैंग्वेज में होती है, जैसे कि हम हिंदी है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी भाषा स्रोत भाषा हो गई। और लक्ष्य भाषा हम जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य भाषा हो गई। उसके सारे से जोड़ा तो जाता है, मगर साथ साथ जो इनकी लैंग्वेज की जो संस्कृति है, उनके साथ ये चीज़ न्याय हो पाया है या नहीं हो पाया है, वो चीज़ देखी जाती है इसमें। दरअसल सृजनात्मक साहित्य और गैर सृजनात्मक साहित्य के बीच यही मूलभूत बिंदु है जहां आकर दोनों के अनुवाद की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है। जहाँ गैर सृजनात्मक साहित्य विचार है वो संप्रेषण के साथ ही संपन्न हो जाता है, लेकिन जहाँ सृजनात्मक साहित्य है वो सिर्फ एक ही आयाम तक पहुंच पाता है। इसके बाद के चरण में आता है अनुवादक को दोनों संस्कृतियों के बीच के तालमेल का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जी ये जो अनुवादक है, अनुवाद को दोनों की संस्कृतियों को भी देखा जाता है, दोनों की संस्कृतियाँ क्या मैच कर रही है नहीं कर रही है, इस चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये भी इसी के साथ चलने वाला जो भाषांतरण है, इसी के साथ चलने वाला एक चरण है, या इसके बाद वाला बोला गया है इसे। अनुवाद पढ़ते समय उसमें मूल की सी गति हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुकूल हो। लक्ष्य भाषा के अनुकूल मतलब इसी के अकॉर्डिंग ही हो, लक्ष्य भाषा के अकॉर्डिंग। लक्ष्य भाषा जिसमें हमने कन्वर्ट किया है उसमें मूल पाठ में कही गई बात पूरी तरह से समझ आ सके मतलब कि जो उसमें बोली गई बात जो है, जो कन्वर्ट की गई है, उसको अच्छे से समझ सके जिस लैंग्वेज में हमने बोला है। जैसे कि हम हिंदी में जो लैंग्वेज बोलते हैं, हम उसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उस लैंग्वेज में समझ में आनी चाहिए सामने वाले को, तो ये चीज़ भी इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट इसमें चरण आता है तुलनात्मक विश्लेषण पाठ।
तुलना की जाती है और उसके बाद इसमें विश्लेषण भी किया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण यानी कि मतलब मूल्यांकन साहित्य के अनुवाद का अंतिम चरण तथा सबसे कठिन चरण है, जिसमें देखा गया है जिसके तहत दोनों पाठों को आमने सामने रखकर न केवल भाषिक और पठगत आधार पर तुलना करते हैं, अपितु इस तुलना का एक अन्य महत्वपूर्ण आधार भी होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का मिलन। मतलब कि दोनों को आपस में रखकर इसकी जो भाषा है उसकी तुलना की जाती है और इनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है उनको भी जोड़ा जाता है, इनको देखा जाता है कि इसी बिहाफ पे इन लोगों की जो लैंग्वेजेस हैं उसको चेंज की जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर ही इनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज की जाती है। मूल्यांकनकर्ता पाठ के प्रकाशन से पूर्व और उपरांत मूल पाठ तथा अनुदित पाठ का मिलन कर अपनी दृष्टि देते हैं, जिसकी सहायता से अनुवाद को यथासंभव सुधारा जा सकता है। तुलनात्मक विश्लेषण में मूल्यांकनकर्ता विभिन्न आधारों पर मूल्यांकन करते हैं और जिसके अंतर्गत मूल्यांकन का आधार कभी मूल पाठ होता है तो कभी लक्ष्य समाज या मूल्यांकन भाषा से लेकर संदर्भ सभी आधारों पर किया जाता है। इसमें उत्तम अनुवाद से तुलना भी एवं आधार है। मतलब कि ये बताया गया है इसमें तुलना जो की जाती है विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर दोनों जो लैंग्वेजेस हैं उनकी तुलना की जाती है, उसके बाद इनका मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो उनका जो लक्ष्य है यह मूल्यांकन भाषा से लेकर सभी आधारों पर किया जाता है। मूल्यांकन भाषा मतलब कि जो इन लोगों का मूल्यांकन किया जाता है कि वो सही लैंग्वेज में लिखी गई है नहीं की जाती, इसका मतलब इसका मूल्यांकन जो किया जाता है उसी बिहाफ पे ये सभी आधारों पर भी देखी गई है। इसमें उत्तम अनुवाद से तुलना भी एवं आधार है। ये पूरा क्वेश्चन है। इसके आगे अनुवाद प्रक्रिया जो विद्वान वगैरह है विदेशी विद्वानों के रिलेटेड भी है इसमें कि क्या क्या इनका प्रारूप है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपका ये जो उसकी जो साइट है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे इंडियन जो अनुवादक है इसी से रिलेटेड टॉपिक कवर करना होता है क्योंकि इतना लंबा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे, मैंने पूरा इसमें कवर कर दिया है। अगर आपको अमेरिकी विद्वान द्वारा जो अनुवाद की प्रक्रिया है आप लिखना चाहते हैं तो मैं इसकी साइट आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फर्स्ट यूनिट मैंने इसमें कंप्लीट करवा दी है, सेकेंड यूनिट मैं आपको करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।